हेलो एवरीवन, मनोज सर केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आप मेरे वीडियोज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे मेरे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपको नॉलेज गेन करने और परसेंटेज स्कोर करने में मदद मिले। हेलो एवरीवन, आज हम लोग घनीय इकाई कोशिका के गुणधर्म देखेंगे। एक तालिका के द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे। तालिका में तीनों प्रकार की घनीय इकाई कोशिका को प्रदर्शित किया गया है। सरल घनीय इकाई कोशिका एचसीसी, अंतः केंद्रित घनीय इकाई कोशिका बीसीसी और फलक केंद्रित घनीय इकाई कोशिका एफसीसी। सबसे पहला जो गुणधर्म है वह है परमाणुओं की संख्या। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने परमाणुओं की संख्या कैलकुलेट करके देखा है। सरल घनीय इकाई कोशिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 1। बीसीसी में परमाणुओं की संख्या 2 और इसी प्रकार एफसीसी में परमाणुओं की संख्या 4 होती है। ये जो गुण है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में अनेकों बार पूछा जा चुका है। खासकर ये जो बीसीसी में कणों की संख्या, ये तो अनेकों बार पूछा गया है। एफसीसी को भी कई बार पूछा गया है और इसी प्रकार एचसीसी में कणों की संख्या भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार जो पहला गुण है परमाणुओं की संख्या, इसको हम लोगों ने गणना के द्वारा सिद्ध भी किया है और ये याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरा, समन्वयन संख्या, इसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। सबसे पहले समझेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। देखिए, क्रिस्टल जालक में कोई रचक कण अपने से निकटतम जितने कणों के द्वारा घिरा होता है वह संख्या उस कण की समन्वयन संख्या कहलाती है। हो सकता है क्रिस्टल में कोई रचक कण अन्य 6 कणों से घिरा है तो उसकी समन्वयन संख्या कितनी हो जाएगी? 6। कोई कण हो सकता है कि 8 से घिरा हो। याद कीजिए, बीसीसी का जो चित्र हमने बनाया है उसमें जो घन के केंद्र में परमाणु है वो अन्य 8 परमाणुओं से घिरा हुआ है। घन के 8 कोनों पर 8 परमाणु है, उससे घिरा हुआ है। तो वो जो केंद्र में कण है उसकी समन्वयन संख्या कितनी हो जाएगी? 8। तो इसी प्रकार भिन्न भिन्न इकाई कोशिका में समन्वयन संख्या का मान भी अलग अलग होता है। तो हम देखते हैं समन्वयन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको शॉर्ट में CN से प्रदर्शित करते हैं। तो सरल घनीय इकाई कोशिका में किसी कण की समन्वयन संख्या 6 होती है। काया केंद्रित, अंतः केंद्रित घनीय इकाई कोशिका में किसी कण की समन्वयन संख्या 8 होती है और इसी प्रकार फलक केंद्रित घनीय इकाई कोशिका में कणों की संख्या 12 होती है। यह भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कंपटीशन वगैरह में भी यहां से वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं और बोर्ड में तो कई बार बन चुके हैं। तीसरा गुणधर्म है संकुलन दक्षता। इसको हम पैकिंग फैक्टर या पैकिंग कोएफिशिएंट भी कहते हैं। क्या तात्पर्य है संकुलन दक्षता से, इसको समझते हैं। पहले क्रिस्टल के रचक कणों को हम गोलाकार मानते हैं। जैसे एक डब्बा लीजिए और उसमें कांच के बहुत सारे कंचे भर दीजिए, तो कांच के कंचों के मध्य काफी रिक्त स्थान होता है। तो जो कणों के द्वारा घेरा गया भाग है वो डब्बे के आयतन से भिन्न होगा। जितना डब्बे का आयतन है, कणों के द्वारा घेरा गया आयतन अलग होगा। तो रचक कणों के द्वारा जो घेरा गया आयतन है क्रिस्टल जालक में, उसी को हम कहते हैं संकुलन दक्षता। कितना प्रतिशत कणों के द्वारा घेरा गया भाग है क्रिस्टल में। तो सरल घनीय इकाई कोशिका में जो क्रिस्टल के रचक कणों के द्वारा घेरा गया स्थान है वो 52% या 0.52 होता है। बाकी का जो स्थान है वो रिक्त होता है। आगे हम लोग ठोसों में रिक्तियां भी पढ़ेंगे। तो बाकी का स्थान रिक्त है। ठोस भाग 52% है, 0.52 भी उसको लिख सकते हैं। अगर पाई के रूप में हम गणना करना चाहें तो उसका मान आता है π/6। तो ये 3 अलग अलग रूपों में आपको याद करना है। किसी भी रूप में संकुलन दक्षता का मान पूछा जा सकता है।
तो इसी प्रकार बीसीसी में हम देखते हैं, तो बीसीसी में यह हो जाता है 68%, या इसको हम 0.68 लिख सकते हैं। पाई के रूप में इसका मान हो जाता है √3π/8। जब गणना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। और इसी प्रकार एफसीसी में ठोस भाग 74% होता है, संकुलन दक्षता 74% होती है, इसको 0.74 लिख सकते हैं या √2π/6 लिख सकते हैं। एक बार ऐसा भी प्रश्न बना है एमपी बोर्ड में कि एफसीसी घनीय इकाई कोशिका में रिक्त स्थानों का भाग कितना होता है। तो ठोस भाग है 74%, तो 100 में से 74 को घटा दीजिए, बचा 26%। तो 26% जो भाग होगा वो क्या रहेगा, रिक्त होगा। तो यहां पर संकुलन दक्षता की बजाय आपसे रिक्त स्थानों का भाग भी पूछा जा सकता है, रिक्त स्थानों का अंश भी पूछा जा सकता है। तो 100 में से इसको घटा देंगे तो वो माना जाएगा। तो यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संकुलन दक्षता। अब नेक्स्ट, परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या में हम ए का उपयोग करते हैं। ए है घन के कोर की लंबाई। जैसे यहां एक घन बनाते हैं, तो ये घन में जो घन का कोर है, किनारा है, उसकी लंबाई कितनी है, ए है। अब जैसे हम सरल घनीय इकाई कोशिका की बात करें तो सरल घनीय इकाई कोशिका के बारे में हम लोगों ने देखा है कि 8 कोनों पर 8 जालक बिंदु होते हैं। तो यदि हम यहां बनाना चाहें एक परमाणु, दूसरा परमाणु, इसी प्रकार से 8 कोने पे 8 परमाणु। तो यहां पे बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यह है कोर की लंबाई। ये कोर की लंबाई कितनी है, ए। और परमाणु त्रिज्या यहां से लेके यहां तक ये जो दूरी है ये कहलाएगी परमाणु त्रिज्या। तो हम देख रहे हैं कि ए का बिल्कुल आधा है। तो ये सरल घनीय इकाई कोशिका के लिए है कि परमाणु त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा, a/2, a/2। इसी प्रकार अलग अलग घनीय इकाई कोशिका में जब हम परमाणु त्रिज्या की गणना करते हैं तो √3a/4 आता है बीसीसी के लिए, एफसीसी के लिए आता है √2a/4। तो ये मान भी परमाणु त्रिज्या के आपको याद रखने हैं, यह भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है अंतर आयनिक दूरी। हम लोगों ने देखा कि क्रिस्टल के जो रचक कण हैं एक दूसरे को छूते रहते हैं, तो उन दोनों के केंद्र को अगर मिलाया जाए, दो रचक कणों के, दो निकटतम रचक कणों के केंद्र की दूरी, ये कहलाएगी अंतर आयनिक दूरी। इसको दो परमाणुओं के मध्य की दूरी भी कह सकते हैं, दो निकटतम परमाणुओं के मध्य की दूरी। अगर परमाणु रचक कण है तो परमाणुओं के मध्य की दूरी, और आयन है तो आयनों के मध्य की दूरी हो जाएगी। तो इसका मान परमाणु त्रिज्या का जस्ट डबल होता है, 2 गुना होता है। आप परमाणु त्रिज्या में 2 का गुणा कर दीजिए तो आपको अंतर आयनिक दूरी का मान ज्ञात हो जाता है। तो जैसे यहां परमाणु त्रिज्या कितनी है, a/2, तो यहां जब 2 का गुणा करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा, a। यहां 2 का गुणा कीजिए तो 2 से 4 कितने बार कट जाएगा, 2 बार। यहां 2 का गुणा कीजिए तो यहां भी 4 2 बार कट जाएगा। तो इस प्रकार अंतर आयनिक दूरी का मान आ जाएगा सरल घनीय इकाई कोशिका के लिए a, अर्थात कोर की लंबाई के बराबर। बीसीसी में √3a/2, अर्थात कोर की लंबाई का √3a/2 गुना, और एफसीसी में ये कोर की लंबाई का √2/2 गुना हो जाएगा। तो इसको अगर चाहें तो ये कैंसिल भी हो सकता है यहां पे,
2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, तो a/√2 भी लिखा जा सकता है। तो कई बार जो बोर्ड प्रश्न करता है थोड़ा सा रूप बदल देता है, इसको ऐसा पूछा जा सकता है a/√2 कर देगा, तो बात वही है, थोड़ी सी गणना करके उसका मान बदल जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो यह तालिका देखी है घनीय इकाई कोशिका के गुणों की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद ही कभी ऐसा हुआ हो जब एमपी बोर्ड में इस तालिका से कोई प्रश्न ना आया हो। प्रश्न वही रहते हैं, थोड़ा सा रूप बदल सकता है। जैसे मैंने आपको यहां बताया कि संकुलन दक्षता के बदले रिक्त स्थानों का भाग पूछ सकता है। यहां पर मैंने बताया कि √2/2 है, तो इसको थोड़ा सरल करके √2/2 क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, तो a/√2 आ जाएगा। इस तरह से थोड़ा सा फेरबदल करके यहां से प्रश्न बनता है, और प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे हम लोग देखेंगे घनीय इकाई कोशिका का घनत्व। घनत्व ज्ञात करने के लिए हम किस सूत्र का उपयोग करते हैं, ये हम लोग आगे देखेंगे। बोर्ड पर घनीय इकाई कोशिका के घनत्व का सूत्र लिखा हुआ है। घनत्व है Z गुणित M बटे A³ गुणित N। ये क्या है, यहां लिखा हुआ है Z है इकाई कोशिका में परमाणुओं की संख्या। जैसे हम लोगों ने सरल घनीय इकाई कोशिका में 1 परमाणु देखा, BCC में 2, FCC में 4। तो जो भी इकाई कोशिका होगी उसके हिसाब से परमाणुओं की संख्या हम Z का मान लिखेंगे। M है परमाणु द्रव्यमान, A³ हमें पता है A है घन के कोर की लंबाई, तो A³ क्या हो जाएगा, इकाई कोशिका का आयतन, घन का आयतन हो जाएगा। और Na है एवोगैड्रो संख्या, हम जानते हैं 6.023 गुणित 10 की घात 23। ऐसे 6.022 होता है, लेकिन हम उसको 23 लिख सकते हैं गुणित 10 की घात 23। अब इस आधार पर यदि हम अलग अलग सरल घनीय इकाई कोशिका, अंतः केंद्रित इकाई कोशिका, फलक केंद्रित इकाई कोशिका के लिए घनत्व का सूत्र लिखना चाहें तो Z का मान रखते जाइए और ये सूत्र बन जाएगा। सरल घनीय इकाई कोशिका में Z बराबर कितना होता है 1, तो यहां हो जाएगा M बटे A³ Na। BCC में Z बराबर कितना होता है 2, तो 2M A³ Na। और FCC में Z बराबर 4 होता है, तो 4M बटे A³ Na। तो इस प्रकार से अलग अलग हमने SC, BCC और FCC के घनत्व का सूत्र देखा, और ये सभी सूत्र परीक्षा में प्रश्न के रूप में आ चुके हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में आ चुके हैं। और घनत्व का जो सूत्र है कॉमन तीनों के लिए, यह भी परीक्षा में प्रश्न के रूप में पूछा जा चुका है। तो इस प्रकार जो घनीय इकाई कोशिकाओं के गुणधर्म हैं, ये हम लोगों ने आज देखा, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रश्न बनते ही हैं, इनको बिल्कुल आपको याद कर लेना है, सारे मान आपको याद कर लेना है। तो बाकी अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।